सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा हसन। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ते हैं और सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि पंजाब में दिल के मरीजों के इलाज में मुश्किलात में इजाफा हो गया। लाहौर में म्यो और जिना अस्पताल में कार्डियक स्टंट खत्म हो गए। PIC भी उधार स्टंट लेकर काम चलाने पर मजबूर हो गया है। सूबे के दीगर अमराज़े कल्ब अस्पतालों में मरीज रुल गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब में दिल के मरीजों के इलाज में मुश्किलात में इजाफा हो गया है। लाहौर में म्यो और जिना अस्पताल में कार्डियक स्टंट खत्म हो गए हैं, जबकि PIC भी उधार स्टंट लेकर काम चलाने पर मजबूर हो गया है। सूबे के दीगर अमराज़े कल्ब अस्पतालों में भी मरीज रुल गए हैं। सूबे के तमाम कार्डियक अस्पतालों में इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और मुश्किल सूरत हाल से गुजरना पड़ रहा है मरीजों को भी, चूँकि दिल के मरीजों के इलाज में मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। लाहौर में म्यो और जना अस्पताल में कार्डियक स्टंट खत्म हो गए हैं, जबकि इस वक्त लाहौर में PIC जो कि बड़ा अस्पताल है अमराज़ कल्ब का, वहाँ पर भी उधार स्टंट लेकर काम चलाने पर मजबूर है यहाँ का अमला, जबकि सूबे के दीगर अमराज़ कल्ब अस्पतालों में भी मरीज ख्वार हो गए हैं। इसी बारे में बात करेंगे, जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि कार्डियक स्टंट खरीदने में ताखीर की आखिर वजह क्या है? जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से पंजाब भर में जो अमराज़ कल्ब के अस्पताल हैं उनके लिए जो स्टेंट्स हैं, कार्डियक स्टेंट्स, उनकी ख़रीदारी जो है उसका सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट किया जाना था, लेकिन रवां माली साल में 6 माह बाद ये जो सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट है वो गुज़श्ता माह उसको फाइनलाइज़ किया गया महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से, जिसकी वजह से रवां माली साल के इन 6 माह में जो अमराज़ कल्ब के अस्पताल हैं वो अभी तक कार्डियक स्टेंट्स नहीं खरीद सके और अब तमाम तर जो इलाजगाहें हैं पंजाब भर में वो आउट ऑफ स्टॉक हैं। वहाँ पे जो कार्डियक स्टेंट्स का स्टॉक था वो ख़त्म हो चुका है, जिसमें रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर जो है वो इसमें उधार से काम चलाने की कोशिश की जा रही है और बेशतर जो पेशेंट्स हैं उनको जो कार्डियक स्टेंट दरकार होता है एंजियोप्लास्टी के लिए, उसका जो साइज़ है वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से मरीज़ जो हैं उनको इलाज से महरूम रखा जा रहा है। दीगर लाहौर में म्यो अस्पताल और जना अस्पताल का जो शोबा कार्डियोलॉजी है उनके पास भी स्टेंट्स ख़त्म हो चुके हैं। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो हैं ये अमराज़ कल्ब की बड़ी इलाजगाहें हैं, इनमें भी स्टेंट्स नहीं हैं और अब तक ये 6 माह जो हैं वो PIC ने भी सिर्फ इक्का दुक्का जो मकामात से उनको उधार मिल सकता था, जहाँ से स्टेंट्स मिल सकते थे, वो लेकर जो है वो मुश्किल जो काम है वो चलाया जा रहा है। लेकिन PIC की जो इस वक्त कैपेसिटी है कार्डियक जो इलाज मुआलजे की, जो अमराज़ कल्ब के मरीज़ हैं उनकी जो एंजियोप्लास्टी की जो यहाँ पे मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। जाहिद चौधरी साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMA के रहनुमा हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौजूदा हुकूमत की जानिब से तो बहुत इनकलाबी इक़दामात करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन पहले हमने देखा कि दवाओं की कीमतों में इजाफा हुआ और अब जो है वो स्टंट नहीं मिल रहे हैं। सर, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर आप, और क्या वजह है इसकी? बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखें कि हम एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमेशा इन हुकूमतों से यही समझते हैं कि हुकूमतों के रवैये सेहत के बारे में, मेडिकल एजुकेशन के बारे में ये ऐसे ही मतलब एक कतई तौर पर भी मतलब कोई कंसर्न वाला नहीं रहा इसका हिसाब किताब। और आपने जो ये कहा है कि स्टंट के हवाले के स्टंट जो अवेलेबल नहीं है, आपको याद होगा कि इससे पहले भी स्टंट के बहुत बड़े मसाइल यहाँ पे आते रहे हैं। 2018 के अंदर मेयो हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया। इसी तरह से स्टंट जो है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, PIC के अंदर यहाँ के बहुत बड़ा स्कैंडल एक बड़ा सामने आया था कि जो खुद ही बेचते थे और खुद ही उससे लोगों को दिए जाते थे। देयर वर सो मेनी हिस्ट्री मुल्तान के अंदर, बहावलपुर, और सरकार ने जो है इस सारे के सारे इलाज मुआवजे से अपने हाथ उठा लिए। इनकी प्रायोरिटीज जो हुकूमत की है, बदकिस्मती से सेहत कभी रही नहीं। पाकिस्तान दुनिया और खित्ते के अंदर सबसे हम लोएस्ट ऊपर यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है और इस गैर जिम्मेदाराना रवैये का ये अभी शाखाना में नजर आता है कि जो बहुत बड़ा आपने जिसको आज किया और बड़े दिनों से ये तो है। आई एम ग्रेटफुल कि आपने इसको उठाया, इस इशू को उठाया और दिल के अमराज के जो मरीज बेचारे जो हैं दर फिर रहे हैं इसके साथ, जो कि ना तो अफोर्ड करते हैं और आपको दूसरा मार्केट वैल्यूज का भी पता है कि जब पता चलता है कि इनकी शॉर्टेज है तो उनकी प्राइस भी बढ़ जाती है।
तो ये जो एक कमर्शलिज्म का और कमर्शलाइजेशन का जो सेक्शन शुरू हो गया है, और पर्टिकुलरली दिल के अमराज के अंदर, वो मैं समझता हूँ कि आपके तवज्जो से हुक्मरानों को ये देखना सोचना चाहिए, और द अथॉरिटीज, द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, दे शुड मस्ट टेक नोटिस ऑफ इट, और इमीडिएटली इनको जो है कि दुनिया के अंदर से, मतलब ये स्टंट जो बनने की खातिर हमारे फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि पाकिस्तान जो है वो स्टंट्स भी यहाँ पे बनाने शुरू कर देगा, कार्डियक स्टंट जो हैं, लेकिन अभी तक गालिबन वो नहीं बने हैं। और दुनिया से भी जो खरीदे जाते हैं उनकी प्राइस कंट्रोल के अंदर देखें तो दुनिया से ये बहुत सस्ते स्टंट जो खरीदे जाते हैं और यहाँ पे जो प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके अंदर ये प्रॉफिट माफिया जो है वो उनके साथ मिली भगत के साथ, लोगों को लूट फूट के साथ वो बहुत ज्यादा वो शामिल है। हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए यकीनन आप दोस्तों को एज अ मीडिया पे सुना, मैं समझता हूँ कि इस बहुत ही अहम नुक्ते को उजागर करना चाहिए, रिपीटेडली। यकीनन हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, जाहिर साहब ये बताइएगा, जिस तरह से अभी डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ये कह रहे थे कि मौजूदा हुकूमत की जो प्रायोरिटीज़ हैं उनमें गालिबन सेहत का शोबा शामिल ही नहीं है, और सूरत हाल यहाँ तक हो चुकी कि अब बहुत से मामलात कमर्शलाइज होने जा रहे हैं। तो इस हवाले से क्या सूरत हाल है अस्पतालों में, और इंतज़ामिया, मकामी हुकूमतें क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, मजबूरी तौर पे जो सेहत के शोबे के ऊपर तवज्जो है उसमें तो इसी तरह की ही गैर संजीदगी जो है वो दिखाई देती है, जिस तरह डॉक्टर अशरफ निज़ामी कह रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है अमराज़ क़ल्ब के इलाज मुआलजे का, तो ये रवां माली साल में भी उसी तरह रूटीन में ये बजट एलोकेट किया गया जिससे कार्डियक स्टेंट्स खरीदे जाने थे, लेकिन ये सरासर जो सुर्ख फीते की नज़र किया गया है ब्यूरोक्रेसी की जानिब से सारे अमल को, कि 6 माह का तवील अरसा ज़ाया कर दिया गया महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के जो अरबाब इख्तियार हैं उनकी जानिब से, और सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट को बर वक्त फाइनल नहीं किया गया, जिसकी वजह से अमराज़ क़ल्ब की इलाजगाहें जो हैं वो पंजाब में मुफ्त इलाज मुआलजे की फराहमी के लिए ये स्टैंड्स अभी तक नहीं खरीद सकी, और जो पहले से मौजूद स्टॉक था ना सिर्फ वो खत्म हो चुका है, हो गया, और आइंदा भी जो है वो खरीदने में ताखिर हो रही है। बहुत शुक्रिया। एडिटर हेल्थ जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने कोयटा में सानहा मच के शहदा के लवाहकीन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहदा कमेटी के रुकन आगा रजा ने कहा कि वज़ीर आज़म ने वजाहत दी है कि उन्होंने ब्लैकमेलिंग वाली बात PDM कायदीन से मुतल्लिक की थी मच के अंदर, और जब ये हुआ जो भी डिमांड्स उन्होंने की हम सब मान चुके। उनकी एक ये डिमांड है कि जी प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर हम लाशों को दफनाएंगे। जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते। जब सारी डिमांड्स भी मान ली हैं, और मैंने उनको कहा है कि जैसे ही आप उनको दफनाएंगे मैं कोयटा आऊंगा और लवाहिकीन के साथ मिलूंगा। एक जुमले के हवाले से कि ब्लैकमेलिंग, उस पर बाकायदा अपना हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, आपको ये बात आपने कैसे कही। तो फिर उन्होंने क्लेरिफिकेशन दी कि ये बात उन्होंने उन एलिमेंट्स के लिए कही थी, किसी और के लिए स्टेज पे आए थे। और वज़ीर आज़म ने शोहदा के लवाहकीन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आपको समझना होगा कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, आम आदमी और चीज़ होती है। जब आम था तो आ गया था, ऐसे मुतालबात पर अमल नहीं कर सकता, कोई गारंटी नहीं कल फिर वाक़या हो, फिर क्या करूँगा। खुशी है आपने मेरी बात मानी, असल मसला बड़ा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात की बेहतरी की भी कोशिश कर रहा हूँ। समझना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के लिए और चीज होती है। एक आम शहरी, जब मैं पहले था तो मैं आया था आपके पास, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते हुए सारे मुल्क के अंदर कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आगे कोई सानिया ना हो। तो इसलिए मैंने इनको बार बार मैसेज भिजवाई, मैंने कहा आप उनको दफना दें और आपके दुख और दर्द में शामिल होने के लिए मैं फौरी आऊंगा। लेकिन आप जब शर्त लगाएंगे तो ये फिर आगे एक छोड़े, आज इमरान खान है कल कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा, ये सबके लिए फिर एक प्रेसिडेंट बन जाता है। मैं आपको ये आज फिर कहना चाहता हूँ कि आपकी तकलीफ में सिर्फ मैं ही शामिल नहीं, सारा पाकिस्तान देख रहा था और आपकी दुख और दर्द में हम सब शामिल थे। सिर्फ ये मुझे खुशी ये है कि शुक्र है कि आपने हमारी बात मानी और उनको शहीदों को दफना दिया। लेकिन मैं फिर आपको ये कहता हूँ कि सारी कौम आपके साथ खड़ी थी, सारी कौम आगे से आपके साथ खड़ी रहेगी। ये जो आप देख रहे हैं दुनिया में शिया सुन्नी का सारी एक फसाद
हमें पता है कि कौन फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी सिर्फ ये कोशिश नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान में हम सबको इकट्ठा करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुसलमान दुनिया में हम ये जो डिवाइड लाई जा रही है, तकसीम, डिवाइड एंड रूल करने की, वो भी हम ख़त्म करें। और मैंने बड़ी कोशिश की है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में हम किसी तरह ये आपस में उनके ताल्लुकात को ठीक किया जाए। आसिफ ज़रदारी जिम्मेदार है इसका। आसिफ ज़रदारी इस मुल्क का सदर है, क्यों नहीं वो आता इस वक्त लोगों के जो इनसे तकलीफ देखे, जो बेचारे लाशें लेके बैठे हुए लोग, इस हुकूमत के नीचे तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, बलूचिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। सिर्फ ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोयटा गए और उन्होंने मुलाकात की यहाँ पर लवाहिकीन से। उनका ये कहना था कि आपको समझना होगा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ, आम आदमी और चीज़ होती है, जब आम था तो आ गया था, ऐसे मुतालबात पर अमल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कोई गारंटी नहीं कि कल फिर वाक़या हो, फिर क्या करूँगा। खुशी है कि आपने मेरी बात मानी, असल मसला बड़ा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात की बेहतरी की कोशिश भी कर रहा हूँ। वाज़ेह रहे कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपोजिशन में थे तो उस वक्त वो सानहा बरादरी जो मुतासरीन हैं उस वक्त हज़ारा कम्युनिटी से मुलाकात के लिए पहुँचे थे और उनका ये कहना था कि मौजूदा हुक्मरान को आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आए। 2013 में ये वाक़या पेश आया था, ताहम अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसी पर बात करेंगे चीफ एडिटर 24 डिजिटल सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 2013 में जब इमरान खान वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर उन्होंने कुछ और बात की थी, अब उन्होंने ब्लैकमेलिंग वाली बात की, उस पर वजाहत दी कि ये तो PDM के लिए थी, लेकिन दोबारा से फिर उन्होंने वही बात कर दी कि मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ, जब आम आदमी था तो आ गया था, वज़ीर-ए-आज़म और चीज़ होती है। इन तमाम तर बयानात पे सर क्या कहेंगे आप? तो मेरा यही है कि आम आदमी होता है जो वो ठीक होता है, और जब वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है तो उसकी दुम निकल आती है, और जब मैं तो फिर सफर करना मुश्किल हो जाता है, कहीं जाना मुश्किल हो जाता है। अजीबो गरीब किस्म की मंतक है ये, बेमानी सी बिल्कुल बात है ये। इतना वसूख के साथ, इतना कैटेगोरिकली उन्होंने कहा था मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा इनसे। अब वो अपने इस बयान से भी वापस चले गए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आती कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कौन एडवाइजर है उनका, कौन उनको ये मशवरे देता है, कौन ये बेतुकी किस्म की गुफ्तगू उनसे कराता है जिसकी कोई ना रेलेवेंस होती है, ना कोई उसका सूरत हाल से कोई ताल्लुक होता है। इतना बड़ा सानेहा था जितना नॉन सीरियस ले लिया प्राइम मिनिस्टर ने, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इससे पहले हमने देखा कि जब इस तरह के वाकयात इसी कम्युनिटी के साथ हुए थे तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म, चाहे वो यूसुफ रज़ा गिलानी थे, चाहे वो राजा परवेज अशरफ थे, हत्ता के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा भी वहां जा चुके हैं, उनकी यानी जो दिलदारी हुई थी उस पर उन्हें दिलासा देने के लिए। ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं या तो डरपोक हैं, बहुत ज्यादा डरते थे कि कहीं उनके साथ कुछ ना हो जाए। खुदा के वास्ते आपके साथ पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है, आपका पूरा प्रोटोकॉल है, आपको तो जाना चाहिए था। अब आप जितनी मर्जी वजाहतें उसकी देती रहे, किसी के ऊपर, किसी की सेहत पर कोई असर होने नहीं जा रहा। यू हैव फेल्ड योर पीपल, यू हैव फेल्ड देम। और ना सिर्फ ये कि आपने उनको मायूस किया है, बल्कि आपने उनका तमस्खुर उड़ाया है, उनको ब्लैकमेलर कह के। अब आप लाख कहते रहे कि आप PDM को कह रहे थे, आप PDM को क्यों एड्रेस कर रहे थे? आपको तो उन लोगों को एड्रेस कर रहा था जो अपनी लाशें रख के बैठे हुए। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को मेरे ख्याल से इससे सबक सीखना चाहिए, और आइंदा जहाँ दुख तकलीफ हो, जहाँ दौनाक वाकयात हों, जहाँ सानेहात हों, वहाँ लहजा भी बदल जाता है, लफाजी भी बदल जाती है, रवैया भी बदल जाता है। लेकिन इनके वही तो मैं इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। मुझे यकीनन रियासत के सरबराह की हैसियत से उन्हें इस तमाम तर जो जिम्मेदाराना बयानात हैं उन्हें देखते हुए आगे चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मज़ीद सस्ती चीनी की फराहमी के हुकूमती दावे हवा हो गए। लाहौर की छोटी बड़ी मार्केटों में चीनी का रेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। चीनी 95 रुपए से 100 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। क्रशिंग शुरू होने के बावजूद शहरियों को अब भी सस्ती चीनी दस्तयाब नहीं है। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। शहजाद खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, क्रशिंग सीजन होने के बावजूद चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला तसलसल के साथ जारी है। रवां कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम तक चीनी की कीमत में मजमूई तौर पर 15 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा देखा गया और शहर लाहौर में 7 रोज के दौरान चीनी 5 रुपये से लेके 15 रुपये फी किलोग्राम तक महंगी हुई है। और अब भी शहर की ओपन मार्केट के अंदर चीनी 95 से 100 रुपये फी किलोग्राम तक फरोख्त की जा रही है। इस हवाले से जब हमारे डीलर से बात हुई तो शुगर डीलर्स का इस हवाले से
ये बताना था कि शुगर मिल्स मालकान ने दानिस्ता तौर पर तलब के मुताबिक चीनी की सप्लाई फराहम नहीं की। उनका ये कहना था कि सप्लाई कम होने के बायस शहर की ओपन मार्केट और होलसेल मार्केट में चीनी की किल्लत देखी जा रही है, जिसके बाद कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। शुगर डीलर्स और सार्फिन ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस हवाले से सख्त हमली बनाई जाए और चीनी की सप्लाई तलब के मुताबिक। ठीक है शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में बढ़ती महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। अशिया खुरनोश की कीमतों में गुज़िश्ता चंद रोज में इजाफा देखने में आया। चीनी के निर्ख बढ़ने पर शहरियों में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। चीनी तो सस्ती होनी चाहिए, दूध सस्ता होना चाहिए, आटा सस्ता होना चाहिए ताकि गरीब आदमी खा सके। बच्चों की तनख्वाहें नहीं है इतनी, बिजली का बिल, गैस का बिल मारता है, क्या करें, कहाँ से खाएं, कहाँ से पिए। हम अपने लिए 10 किलो चीनी ले सकते हैं ना 20 किलो के उठा के रख लें। कब तक उठा के रखेंगे? इनके साथ ही सरवाइव करना है, ज़िंदगी चली रही है। लेकिन यह है कि अभी मैंने देखा है 10 दिन के अंदर तकरीबन 10 रुपये जो है चीनी का इजाफा हो ही गया है। 80 रुपये किलो बिक रहा था, अब वो उन्होंने 90 रुपये पहुँचा दिया। आज का रेट अलग होता है, कल का रेट अलग होता है, कोई पूछने वाला नहीं है। फिंगरप्रिंट्स फराहम करते हुए एहतियात करें, पीटीए ने अवाम को खबरदार कर दिया। पीटीए के मुताबिक जालसाजों का गिरोह सादा लो अफराद खुसूसन खवातीन को मुफ्त सिम और इंटरनेट कनेक्शन का लालच देकर फिंगरप्रिंट हासिल कर लेता है। ये सिमें और कनेक्शन संगीन जराइम में इस्तेमाल की जाती हैं। फिंगरप्रिंट्स फराहम करते हुए एहतियात से काम लिया जाए, पीटीए ने अवाम को खबरदार कर दिया। पीटीए का कहना है कि जालसाजों का गिरोह सादा लो अफराद खुसूसन खवातीन को मुफ्त सिम और इंटरनेट कनेक्शन का लालच देकर फिंगरप्रिंट हासिल कर लेता है। कि कराची में चार्ज्ड पार्किंग माफिया का राज कायम है। शहरियों से मनमानी इजाफी फीस वसूल करने का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट साउथ में मकामी तंजीम ने इजाफी फीस वसूली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। कराची में चार्ज्ड पार्किंग माफिया का राज कायम है। तफसीलात जान लेते हैं नवीद सिद्दीकी से, जो कि इस वक्त एम्प्रेस मार्केट के बाहर मौजूद हैं। नवीद सिद्दीकी बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है शहर में पार्किंग फीस की वसूली के हवाले से और इकदाम क्या उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, शहर में जो है पार्किंग माफिया जो है उसका राज बिल्कुल कायम है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो पार्किंग माफिया उसकी जानिब से इजाफी फीस जो है वसूल की जा रही है, जिसकी जो सबसे ज़्यादा शिकायत है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो है मौसूल हुई थी, जिसके बाद अब जो मुकामी तंजीम है वो भी जो है मैदान में आई है और मुकामी तंजीम की जानिब से फैसला किया गया कि वो पार्किंग माफिया के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगी। 35 वकला पर मुश्तमिल टीम है जो पार्किंग माफिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराएगी और केस करेगी। इसमें जो है डीसी साउथ को जो नामजद किया गया, इसके अलावा जो पार्किंग महकमा है डीसी साउथ का उसको जो है डायरेक्टर, इसके अलावा ठेकेदारों को जो है नामजद किया गया है। हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ वाकई यही सूरत हाल है कि जो शहरी है उनको जो है लूटा जा रहा है, पार्किंग माफिया की जानिब से इजाफी फीस वसूल की जा रही है। हुकूमती अहकामात और अदालती अहकामात के मुताबिक जो पार्किंग की फ़ीस है वो बाइक की 10 रुपये और जो कार है उसकी जो है 20 रुपये है, लेकिन यहाँ पर जो बाइक की फ़ीस है वो 20 से 30 रुपये वसूल की जा रही है, जबकि जो कार की फ़ीस है वो 20 के बजाय 50। मनमानियाँ की जा रही हैं यहाँ पर। बहुत शुक्रिया नवीद सिद्दीकी अपडेट करने के लिए। कराची में शहीद होने वाले एसएसपी चौधरी असलम को खुदकुश हमले में शहीद हुए 7 बरस बीत गए। बरसी की तकरीब में पुलिस अफसरों ने शिरकत की। शहीद चौधरी असलम के दर्जात की बुलंदी के लिए कुरान खानी और दुआ का एहतमाम भी किया गया। 7 बरस पहले चौधरी असलम एक धमाके में शहीद हो गए थे। उनके दर्जात की बुलंदी के लिए और इसाले सवाब के लिए बरसी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें दुआ की गई और कुरान खानी भी की गई। इंडोनेशिया में मुसाफिर तैयारा समुंदर में गिरकर तबाह हो गया। बोइंग तैयारे ने जकार्ता एयरपोर्ट से उड़ान भरी, 4 मिनट बाद ही रडार से गायब हो गया। लापता होने से पहले तैयारा 10,000 फीट की बुलंदी से ऊपर जा चुका था। तैयारे का मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे के बाद राबता मुनक़ता हुआ। तैयारे में अमले के 6 अरकान समेत 62 अफराद सवार थे और ये तैयारा समुंदर में गिरकर तबाह हो गया। बोइंग तैयारे ने जकार्ता एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और 4 मिनट के बाद ही ये रडार से गायब हो गया था। लापता होने से पहले तैयारा 10,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था। और हज़ारा यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात के लिए पहनाव का ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया है। तालिबात के तंग पजामे, छोटी कुर्तियां पहनकर आने पर पाबंदी लगा दी गई है। लड़कों के लिए भी कट या तंग जीन्स, चप्पल पहने, लंबी चोटियां रखने, कानों में बालियां और ब्रेसलेट पहनने पर पाबंदी आयद की जा चुकी है।
आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। हज़ारा यूनिवर्सिटी में तलबा तालिबात के लिए पहनावों का ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया है। तालिबात के तंग पजामे, छोटी कुर्तियां पहनकर आने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि लड़कों के लिए भी कट या तंग जीन्स, चप्पल पहनने, लंबी चोटियां रखने, कानों में बालियां और ब्रेसलेट पहनने पर पाबंदी आयद की गई है। बड़े हैंडबैग, हैवी मेकअप, ज्वेलरी पहनकर तालिबात को यूनिवर्सिटी आने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जुबैर अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जुबैर अवान, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। आज ही कल हज़ारा यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है, जिसमें ज़ाब्ता अखलाक जो है वो अपनाया गया है और इसके तहत जो ख़वातीन हैं जो वहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आती हैं यूनिवर्सिटी में, उनके लिए एक ज़ाब्ता अखलाक तौर पर उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें उनको लिबास के बारे में बताया गया है किस किस्म का लिबास पहन के उन्हें जो है यूनिवर्सिटी में आना है। फैशन पे इस पे मुकम्मल तौर पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है और बड़े बैग जो है वो इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और इस बुलेटिन से इतना। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।